नमस्कार। अ, हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? हम आज जिस विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स या पीएचडी। हम कैसे लिखते हैं, शोध कार्य कैसे करते हैं, अपने शोध कार्य को हम आसान कैसे बना सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई आती है तो वो समस्या आती है लेखन की, कि हम किस प्रकार से लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, विषय का प्रारंभ हम कैसे करेंगे। यह बात मुख्य रहती है, जो कि हर शोधार्थी के लिए एक समस्या का कारण बनी रहती है। तो शोधार्थी क्या करे, रिसर्च पेपर कैसे लिखे, और वो गुणात्मक भी हो, मात्रात्मक भी हो, तो यह रिसर्च पेपर कैसे लिखेगा वह शोधार्थी। तो मुख्य रूप से हम अगर जाने तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको व्यवहारिक बातें ही बताएंगे, कि जो व्यवहारिक है उस व्यवहारिक चर्चा को हम आपके सामने कर रहे हैं, कि जो अनुसंधान पत्र है, जिसको हम शोध पत्र कहते हैं, ये एक विस्तृत आलेख होता है और जिसके आधार पर अनुसंधानों को सार्वजनिक रूप से ढाला जा सकता है। और देखा जाए तो इस आधार पर हम देखें कि अनुसंधान पत्र एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से शोधकर्ता अपने संपूर्ण शोध के तथ्यों को, आंकड़ों को, दृष्टिकोणों को एवं निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। वह कहलाता है शोध पत्र। और इसी पूरी प्रक्रिया में शोधकर्ता दो प्रकार के स्रोतों का, जिसे प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के नाम से हम जानते हैं, उनका सहारा हमें लेना पड़ता है। और इसमें क्योंकि जब तक हम स्रोतों का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए वह शोध कार्य और शोध पत्र मुख्य रूप से हमें कार्यकारी नहीं होगा या हम नहीं लिख पाएंगे। तो एक अनुसंधान जो है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र के रूप में प्रस्तुत करने की अ, विधि भी अनिवार्यता वैज्ञानिक ही होगी। सर्वप्रथम क्या करना होता है हमें, कि शोध की विषय वस्तु का हमें चयन करना होता है। फिर विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण हमें करना होता है, और अनुसंधान का उद्देश्य तय किया जाता है। और उद्देश्य निर्धारण के पश्चात अनुसंधान की परिकल्पना क्या होगी, और इसके पश्चात अनुसंधान पूर्ण करने हेतु अभिकल्पों, शोध के नमूनों का न्याय आदर्श, यंत्र, उपकरण, सांख्यिकी पद्धति आदि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। और इसके अनुसंधान लेखन पत्र की लेखन की प्रक्रिया में अनुसंधान में विभिन्न विधियों, जैसे ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक विषयों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है और फिर उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम एक बात करें, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अगर एक हम आपको एक दिखाते हैं अनुसंधान पत्र, स्क्रीन वर्ड। मुख्य रूप से हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, कि एक अनुसंधान पत्र कैसे लिखा जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि अनुसंधान लेखन किस प्रकार से अ, होता है, और हम इसको किस तरीके से हम लिखते हैं।
लीजिए, ये हमारे पास में एक आलेख है और इस आलेख के माध्यम से हम समझेंगे कि सबसे पहले हम एक बात जान लें, समझ लें कि अनुसंधान को लिखने, अनुसंधान पत्र को या शोध पत्र को हम अगर लिखने का हम प्रयास करते हैं, एक हमारे पास आलेख है कि अ, भावना सारों में वर्णित 12 भावनाओं का तुलनात्मक वैशिष्ट्य वार्षाणुवेक्षा के संदर्भ में यह आलेख है। इसमें हम सबसे पहले टाइटल को तय करना होता है कि विषय का चयन हम किस प्रकार से करें। ये जो विषय का चयन है वह किस प्रकार से हमें करना चाहिए। सबसे पहले आप उस विषय वस्तु को पढ़ें, जानें, समझें। और जब हम कोई आलेख तैयार करते हैं तो आलेख को तैयार करने के पहले हमें एक टाइटल तय करना होता है। फिर टाइटल के अनुरूप हमें उससे संबंधित विषय सामग्री को जुटाना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो मूलतः हम मूल ग्रंथों के ही उसको प्रयोग में लाएं, रेफरेंस को। अब टाइटल के बाद में हम देखते हैं कि हमें अपना नाम, पद, स्थान आदि हमें लिखना होता है। फिर हमने देखिए यहाँ पर इसमें प्रस्तावना दी हमने भावना सारों कि इस भावना सारों नामक ग्रंथ में ये प्राकृत भाषा में निबद्ध है और इसमें 72 गाथाएं हैं, 57 पृष्ठीय लघु काय है, लघु काय ग्रंथ है। ये किनने लिखा है? ये प्राकृताचार्य आचार्य सुनील सागर जी ने इसको लिखा है और मंगलाचरण किया। कितनी गाथाएं हैं, गाथाओं में विषय क्या दिया गया है, ये प्राथमिक प्रस्तावना के रूप में हमें उसका पूरे ग्रंथ का एक वर्णन विषय से संबंधित हमें देना होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं उसके कुछ हमें विशेषताओं के बारे में भी लिखना होता है, ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में। विषय के अनुरूप हमें विशेषताएं निकालना होती, जैसा आपका टाइटल हो। इस टाइटल के अनुरूप हमें शोध पद्धति का प्रयोग करना होता है और उसका महत्व हमें बताना होता है। अब देखिएगा, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि भावनाओं का क्रम क्या रखा है। तो ये शोध का विषय है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े ये चीज हमको नहीं आएगी कि भावनाओं के नाम कौन कौन से दिए हैं और उन्होंने क्रम क्या रखा है। तो इसमें बताया कि प्राकृत के आचार्य कुंद कुंद और आचार्य स्वामी कार्तिकेय ने भावना एवं अणुपेहा दोनों शब्दों को समान अर्थ में प्रयुक्त किया है। प्राकृत भाषा में अनुपेक्षा के लिए अणुपेहा, अणुपेहा, अणुबेहा, अणुपेक्षा, अणुबेखा, अणुपेहण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग मिलता है। भावना और अनुपेक्षा दोनों शब्दों को संस्कृत भाषा के ग्रंथकारों ने भी समानता से स्वीकार किया है। प्राकृत संस्कृत कोशकारों ने भावना और अनुप्रेक्षा के समानार्थी अनेक शब्द संकलित किए हैं। उनमें से कतिपय शब्द इस प्रकार हैं, जैसे प्रणिधान, मनस्कार, चर्चा, विचारणा, विमर्श, विमर्शन, चिंतन, अनुचिंतन, पुनर्चिंतन, प्रगाढ़ चिंतन, विचिंतन, सम्यक चिंतन, ईक्षण, वीक्षण, समीक्षण, प्रेक्षण, अवेक्षण, अनुपेक्षण, संप्रेक्षण, अन्वीक्षण, एकाग्रण, ध्यान, मनन, अनुस्मरण, पुनस्मरण आदि। इसमें ये सभी शब्द भावना और अनुपेक्षा के अर्थबोधक कहेगा। तो ये हमने उस चीज को रिसर्च पेपर में रखा। तो मूलभूत हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, रिसर्च पेपर में, शोध पत्र में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिन ग्रंथों को आप प्रयोग में लाएं, संदर्भ ग्रंथ रूप में मूल ग्रंथ को भी हमें सामने रखना होगा और संदर्भ ग्रंथों में भी हम अगर देखें तो जो प्राइमरी है, मुख्य है, उन ही ग्रंथों का आप प्रयोग करें। मूल ग्रंथ से ही रेफरेंस उठाएं। ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे की थीसिस पढ़ी, रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें हमने देखा और वही हमने डाल दिया, वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। जैसे कि आपने लिख दिया
कि जैसे कि मैंने ये आलेख लिखा और अब आप भावना के बारे में आप खुद लिख रहे हैं। प्रश्न आया, कई शोधार्थियों के मन में प्रश्न आता है कि सर हम लिखें कैसे, किस प्रकार से हम इसको लिखें, किस प्रकार से हम इसको अभिव्यक्त करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप ग्रंथों का अध्ययन करें, मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। आपके शोध से संबंधित, शोध विषय से संबंधित जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आपको पढ़ना, तब आपकी लेखन कला विकसित होगी। बिना पढ़े हुए लिखा गया एक भी शब्द वह प्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि जिसका अर्थ हमें ही पता नहीं, हम दूसरे को क्या समझाएंगे। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि सब प्रथम आप क्या करें, जिस विषय में आप लिख रहे हैं उसके विषय को पहले आप खुद पढ़ें। बिना पढ़े आप नहीं लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें मूल बात होती है रेफरेंस की। हमें रेफरेंस कैसे डालना है, कहाँ लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो ये बात मुख्य है। जैसे कि देखिएगा, हम आपको बताएं कि हमने यहाँ पर एक रेफरेंस डाला है। आप खुद देखिएगा, दो तरीके हैं। एक तो हमने ये उठाया रेफरेंस नंबर कि मूलाचार भगवती आराधना आचार्य कुंद कुंद कृत वार्षाणु भिक्षा में 12 भावनाओं का क्रम, उनकी प्रतिपादक गाथाएं एक ही है। कार्तिकेय की वार्ष अनुभिक्षा में ना वह क्रम है और ना ही वे नाम है। भावनाओं के दोनों क्रम प्रचलित रहे। एक क्रम को आचार्य कुंद कुंद शिवार और भट्टकीर ने अपनाया, तो दूसरे क्रम को स्वामी कार्तिकेय और गद्यपिक्षा आदि ने अपनाया। तो ये कहाँ से उठाया हमने? तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार परंपरा, द्वितीय खंड, पृष्ठ क्रमांक 136 पर हमें मिला। ये मूल था। ये मूल रेफरेंस, प्राथमिक प्राइमरी रेफरेंस के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, दो क्रम है। दो क्रम में आप देखें कि रेफरेंस अगर आपको डालना है तो इस अगर आप कृति देव इसका MS वर्ड का उपयोग करते हैं आप, तो ये रेफरेंस पर जा करके आप देखेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखना दो तरीके बताए गए हैं। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ फुटनोट और एंड नोट। PhD में, शोध कार्य में ये दोनों प्रकार की पद्धतियां प्रचलित है। मूलतः अगर आप फुट नोट का प्रयोग करते हैं, फुट नोट का मतलब होता है कि जहां जिस पेज पर हम लिख रहे हैं उसी पेज के नीचे अगर हम उसका रेफरेंस नंबर डालते हैं तो वो PhD के हिसाब से सही है। रिसर्च पेपर की आजकल जो एक फ्रेमिंग आ गई है, कई जो रिसर्च जर्नल वाले संपादक हैं या रिसर्च पत्रिकाएं हैं, तो उसमें भी दोनों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो कई रिसर्च जर्नल फुटनोट के हिसाब से उसको आलेखों को प्रकाशित करते हैं, और कई ऐसे हैं जो एंड नोट को मानते हैं। फुटनोट होता है जिस पेज पर हमने रेफरेंस नंबर डाला है उसी के नीचे रेफरेंस डालना है, और एंड नोट, रेफरेंस नंबर हम यहाँ डालेंगे और वो आखिरी वाले पन्ने पर, अंतिम पृष्ठ पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना। हाँ, अब इसके अलावा देखिए, इसमें 1 2 3 नंबर से नंबरिंग करना है, ABCD की नंबरिंग करना है, या जैसे देखो मैंने ABCD किया तो ये क्लिक हो गया। अब इसके बाद में हम इसको देखते हैं कि हमें कैप्स में चाहिए, कैपिटल में, तो ABC ऐसे में भी आ जाएगा। फिर ये रोमन में चाहिए, ये भी आ गया। तो ये जो ऑप्शन आप इसमें चयन करेंगे वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करें, इंसर्ट कर देंगे, तो बस अप्लाई कर देंगे और हमारा काम हो गया। अब आप देखिएगा, ये हमने देखिए ये यहाँ उठाया तत्वार सूत्र, 9वीं अध्याय 7वां सूत्र। ये तत्वार सूत्र के क्रम को हमने गद्य पृच्छ स्वामी के क्रम को भी यहाँ लिखा, तो हम एक यहाँ भी डाल सकते हैं, वहां हमने कर दिया, उसको लिख दिया। अब देखिए अनित्य भावना का। अब मूल ग्रंथ इनका क्या है? इनका जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ हम अगर देखें, मूल ग्रंथ अ, आचार्य सुनील सागर महाराज श्री ने
क्या किया इसको, देखो मैंने इसमें एंड ये लिखा, देखो ये पद्धति, ये बारसाणु का 1 नंबर आया। वहां ऊपर हमें ये होता है फुटनोट, यहां से हम फुटनोट डालते हैं। और फुटनोट यहाँ पर हमें लिखना, उसमें भी एक क्रम है, देखिएगा आप। अगर आपने जो मूल पुस्तक से उठाया है, तो उस मूल पुस्तक में हम अगर देखते हैं, तो मूल पुस्तक में अगर हम देखें, तो मूल पुस्तक में हम अगर देखें, तो जैसे हमने वार्षाणुबेखा का उठाया संदर्भ, अब हमें इसमें फुट नोट लिखने का भी, संदर्भ डालने का भी एक क्रम होता है। तो उसको हम समझें कि वार्षाणुबेखा हमने ग्रंथ का नाम लिखा, और उनके कृतिकार का नाम लिखा आचार्य कुंद कुंद, कहाँ से प्रकाशित है, तो वो प्रकाशन भी लिखना है हमें, श्री सतश्रुत सेवा साधना केंद्र गांधीनगर गुजरात से। अब किस गाथा से उठाया, गाथा क्रमांक 3 से लेके 7 तक इस भावना का वर्णन है। और पृष्ठ क्रमांक 8 से लेकर 12 तक ये जो हमने आपको दिया है, तो ये रिसर्च पेपर में ये पद्धति आपको अपनाना है। इसी प्रकार से आप अपने जो शोध कार्य कर रहे हैं, उस शोध कार्य में भी आप इसी तरीके की पद्धति अपनाएं, तो वो बहुत आसान होगा। और जो फुटनोट नोट आप लिखते हैं, वह वहीं तक उसी पेज पर डालें। अब हम बात करें आपसे कि आपको जो शोध कार्य कर रहे हैं, तो वो शोधार्थी एक बात का ध्यान रखें, आपको एक समय सीमा निर्धारित होती है आप लोगों की, कि आपको 3 वर्ष के अंदर अंदर शोध कार्य जमा करना है। 3 वर्ष के अंदर अंदर तक जमा हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 वर्ष में आपकी थीसिस टाइपिंग मोड में आकर के पूरे कंप्लीट होकर के, करेक्शन होकर के बाइंड अप होने लग जाए, तब तो आप उसको सही समय सीमा पर, निर्धारित समय सीमा पर जमा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो शोधार्थी अपने कार्य को टालते रहते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो मैं एक बात कहता हूं उन लोगों से कि अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप अपने समय पर जमा नहीं कर पाएंगे थीसिस को, और आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति आपको अपनी सुधारना पड़ेगी। जब तक आप अपनी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति नहीं सुधारेंगे और शोध कार्य में नियमितता नहीं रखेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे शोध कार्य को। अब हम देखते हैं इसमें कि जैसे दूसरा रेफरेंस हमने उठाया सुनील प्राकृत समग्र से, जो कि जो आचार्य सुनील सागर जी की कृति है, और उस कृति की गाथा को देखिए, मैंने यही उठाया, आप देखें, ये मैंने लिया 2 नंबर रेफरेंस। ये जो गाथा क्रमांक 7 लिखी है, ये वहीं की है। और मैंने 2 नंबर रेफरेंस, देखो ये वाला रेफरेंस नंबर हमने उठाया, 2 नंबर। 2 नंबर को हमने उठाया, उसमें जो विषय वर्णन था वो मैंने वहां पर नीचे लिखा, और रेफरेंस नंबर वो डाला कि आचार्य सुनील सागर महाराज जो अथिर भावना है, उस भावना के विषय में क्या कहते हैं। ऊपर वाला रेफरेंस चल रहा है वार्षाणुबेखा का, और ये भावना सारों का चल रहा है सेकंड रेफरेंस। तो सुनील सागर महाराज क्या कह रहे हैं कि ये परिणमनशील एवं प्रतिक्षण होने वाला शरीर, प्रतिक्षण क्षीण होने वाला शरीर, आयु, यौवन आदि अनेक पर्याय रूप, मित्र, लावण्य, स्त्री, स्वजन, रक्षा करने में इसका रक्षा करने में असमर्थ, पाप कारक व धूलि समान, धन धान व घर सभी जल बुध बुदे के समान अनित्य है। आत्मा शाश्वत है, उसके कल्याण का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की भांति 5 गाथाओं के द्वारा भावना सारों में अनित्य भावना का सारभूत वर्णन किया है। अब ये 5 गाथाएं हैं, तो इसमें हमने नीचे रेफरेंस नंबर क्या डाला, देखिए रेफरेंस में क्या लिखा, सुनील प्राकृत समग्र, संपादक प्रोफेसर उदय चंद जी जैन, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, गाथा क्रमांक 7 से 11।
पृष्ठ क्रमांक 192 से 195, तो ये हमें उसमें रेफरेंस खोलना पड़ेंगे। जब तक आप रेफरेंस डालने की परंपरा को नहीं समझेंगी, आपका जो थीसिस वर्क है या रिसर्च वर्क है वह प्रमाणित नहीं माना जाएगा। भले ही आप हजारों पेज लिख लें, तो उसका रेफरेंस आपको लिखना है, उसी पेज पर लिखें। मैं शोधार्थियों को एक परामर्श दूंगा कि आप प्लेन पेपर पर क्या करें, प्लेन पेपर पर आप लोग रिसर्च वर्क करें। प्लेन पेपर पर देखिए, जैसे कि ये प्लेन पेपर है, ठीक है ना, इस प्लेन पेपर पर आप लिखें और यहां से लिखना प्रारंभ करें। अगर रेफरेंस अगर यहाँ 1 नंबर आया तो उसका रेफरेंस आप लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे यहाँ 1 नंबर डाल करके रेफरेंस नंबर यहीं के ही डाल दें, और पीछे वाला पेज इसके वो प्लेन रहे, पीछे वाला पेज प्लेन रहे। क्योंकि होता ये है, जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रथम जो पहले क्रम में हमें लिखना थी, जिनकी आवश्यकता हमें प्रथम क्रम में लिखनी थी, वो हमें लास्ट में मिली, उसकी जानकारी, उस पर रिसर्च बाद में हुई, या वो बाद में खोज सामने दृष्टि में आई, अब हमें उन्हें एडिट करना है तो हम लिख सकें। तो इसलिए प्लेन पेपर पर लिखें, और आप लोग अलग अलग चैप्टर वाइज उसको फाइल में डिवाइड कर लें, ताकि जिस फाइल में जिस चैप्टर को हमने रखा है उस चैप्टर से संबंधित सामग्री हम उसमें पिन अप कर सके। तो इस प्रकार से ये रिसर्च पेपर में मूल जो रेफरेंस है, जिसको हम मुख्य बोलते हैं, प्राथमिक स्रोत बोलते हैं, उनका अधिक प्रयोग किया जाए। सेकेंडरी पुस्तकों का क्या होता है कि जैसे कि अब हमने ये पुस्तक लिखी, अब इस पुस्तक में हमने अपनी पुस्तक में रेफरेंस कहीं और से उठ लिया था, अब आपने क्या किया कि हमारी ही पुस्तक को रेफरेंस बना दिया, तो ये सेकेंडरी रेफरेंस होगा। प्रमाणित होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हमें मूल पुस्तकों का सहारा लेना होगा। और सहायक के रूप में जो सहायक पुस्तकें हैं उनका भी हमें सहारा लेना होता है कि इसका अध्ययन किया, इसके अध्ययन से हम मूल पुस्तकों को भी एक बार पलट करके देख लें। क्यों, होता क्या है कि हमने जिस सन में जो पुस्तक में हमने रेफरेंस डाला था उस प्रकाशन में वह पेज नंबर था, लेकिन वर्तमान में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है या जिसकी जो रेफरेंस डाला है उस पुस्तक में वह पेज नंबर है या नहीं, ये आपको मिलाना पड़ेगा। क्यों, जब तक आप उसको नहीं मिलाएंगे तब तक आपका शोध और जो शोध में दिया गया प्रमाण वो सफल नहीं होगा। माना कि वह पेज नंबर भी वही हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर किसी ने उसको मैच किया और उसे उस पुस्तक उस प्रमाण के अनुरूप वह एविडेंस वहां नहीं मिला जिस पेज नंबर पे आपने लिखा था, तो लोग तो यही कहेंगे कि ये शोध इनने नहीं किया, इनने कहीं से नकल करके लिखा है, इससे ये सिद्ध हो गया। क्योंकि शोध पत्रों में होता क्या है कि लोग जिसको हम साहित्य की चोरी बोलते हैं, लोगों का काम वही है कि मूल रूप से लेखक कोई और है, लेकिन वो व्यक्ति प्रकाश में नहीं आ पाया और दूसरे व्यक्ति ने पहले से उस रिसर्च पेपर का चोरी करके, संबंधित साहित्य की चोरी करके अपने नाम से उसे प्रकाशित कर लिया, तो प्रामाणिक नहीं माना जाता। वो हो सकता है बाद में केस भी करे, एक बात। दूसरी चीज, आजकल जितने भी शोध पत्र प्रकाशित हो रहे हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में, यूजीसी केयर आदि में, तो वो सब प्लेगरिज्म उसका होता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसकी नकल कहीं से नकल की है, ये सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर पर जाती हैं। उरकुंडू आदि सॉफ्टवेयर जो है, तो उन सॉफ्टवेयर पर ये शोध पत्र जाते हैं, फिर उसके बाद उसको चेक करते हैं। देखने में ये आता है कि शोधार्थी करता क्या है कि रिसर्च पेपर को के टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च कर लेता है,
वो इंटरनेट से वो सामग्री उठाई और वो सामग्री सीधा के सीधा अपने में कट कॉपी पेस्ट कर दी। अब उस शोध पत्र का या शोध कार्य का अगर उसका प्लेगरिज्म हुआ, उसको सॉफ्टवेयर पर डाला जाएगा, तो उससे आपकी साहित्य की चोरी उससे पकड़ी जाएगी। वो सिग्नल देता है कि इसमें कितने परसेंट आपने खुद का लिखा है और कितने परसेंट आपने इंटरनेट से लिखा है, ये आपका नहीं है, ये आपने कहीं से चुरा करके लिखा है, जिसको साहित्यिक चोरी एक अपराध माना गया है। तो मेरा शोधार्थियों से कहना यही है कि अगर आप सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी की नकल करके ना लिखें। अब प्रश्न ये आता है कि हम लिखें क्या, क्योंकि इसके पहले तो कई लोगों ने लिख दिया है, लिख करके चले गए। अब हम नया लिखें क्या? भाई ऐसा है कि आप जिस शोध कार्य को कर रहे हैं, उस शोध कार्य पे हो सकता है कई लोगों ने, उस सब्जेक्ट पर कई लोगों ने लिखा होगा, लेकिन आप अपनी भाषा में लिखें। शोध कार्य वही है कि आप अपनी भाषा में लिखें, उसी बात को आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। किसी भी वाक्य को, वह वाक्य एक जैसा नहीं होना चाहिए कि जैसा वाक्य एज इट इज उनने लिखा है वही हम लिख दें, तो वो नकल के उसमें आएगा, वो सॉफ्टवेयर उसको पकड़ेगा। तो मेरा कहना यही है आप सबसे कि आप रिसर्च पेपर जब भी लिखें, तो रिसर्च पेपर में आप सबसे पहले मूल ग्रंथों का प्रयोग करें, और मूल ग्रंथों के उपयोग से ही आपका शोध कार्य प्रामाणिक माना जाएगा। और जो लोग मूल ग्रंथों का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें उनका शोध कार्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। साहित्य जगत में उन्हें अपयश का ही सामना करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, मैंने ये लिखा, 5वां रेफरेंस लिया, बारशाणुबेखा, गाथा क्रमांक, ये। पर इसके बाद में हम देखते हैं बारशाणुबेखा, और इसके बाद में ये श्री सुत सेवा साधना केंद्र गांधीनगर से प्रकाशित है, गाथा क्रमांक 24 है, श्री सुत सेवा गांधीनगर से है, और ये यहाँ से उठाया। तो ये इसका देखो, पहले क्या करेंगे हम, पहले मुख्य रूप से हम उसको लिख देंगे। जैसे ये लिखा हमने यहाँ पर, ये सुनील प्राकृत समग्र लिखा। अब उसको शॉर्ट नोट में हमने क्या ले लिया, सुप्रास, सुनील प्राकृत समग्र। बारसाणुबेखा को क्या किया हमने, अगले रेफरेंस में, पहले रेफरेंस में हमें पूरे पुस्तकों का पूरा विवरण डालना है। इसके उपरांत आप केवल क्या कर सकते हैं, उसका शॉर्ट संक्षेप में आप उसको सांकेतिक भाषा में उसको रिसर्च पेपर में लिख सकते हैं। या फिर बार बार उसी ग्रंथ का अगर उल्लेख आ रहा है, तो वहां आप लिख सकते हैं वही, तदाई, या लिख सकते हैं तदाई। तो ये लिख सकते हैं आप, और उसमें अपना पृष्ठ क्रमांक, गाथा क्रमांक आपको बस डालना पड़ेगी। एक बार जो पहले रेफरेंस डलेगा किसी ग्रंथ का, रिसर्च पेपर में अगर पहला रेफरेंस आता है और पहली बार अगर उस ग्रंथ का रेफरेंस आ रहा है, तो हमें उसका विवरण पूरा देना होता है। ग्रंथ का नाम, ग्रंथकर्ता का नाम, प्रकाशक का नाम, संपादक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष, फिर उसकी पृष्ठ संख्या। ये रिसर्च पेपर को गुणात्मक बनाता है और मात्रात्मक भी बनाता है। इसके बाद रिसर्च पेपर का अंतिम होता है कि उसकी विशेषताएं और निष्कर्ष के रूप में, ये आया निष्कर्ष का बिंदु, कि आपने उसमें क्या निष्कर्ष पाया पूरे रिसर्च करने के बाद, आपने कहां तक पहुंचे। जैसे कि हमने देखा कि भावना सारों में वर्णित भावनाओं का चिंतन, अध्ययन व्यक्ति के भावों में आमूलचूल परिवर्तन तो करता है, साथ ही उनमें नैतिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति भी रुचि उत्पन्न करता है। ये विशेषता मिली हमें, निष्कर्ष बनाया। फिर कहा कि चिंतन अध्ययन करने से पारिवारिक, सामाजिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के पारस्परिक संबंधों में आत्मबोध के साथ समरसता, आदर्श व्यवहार, आचरण में निर्मलता एवं परिष्कार देखने में आने लगता है। अध्ययन करने से ये पाया। फिर देखा कि भावना सारों के अध्ययन करने से
पंचपाप मुक्ति, सप्त व्यसन मुक्ति, संत सतत चिंतन शक्ति, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए सदग्रस्त की वैराग्य भावना में वृद्धि होती है। तो ये जो यहाँ वर्णन किया गया, ये निष्कर्ष है। तो ये निष्कर्ष के आपको बिंदु बनाना पड़ेंगे। ऐसे ही आप अपने रिसर्च में भी कर सकते हैं। मान लो आपका टॉपिक किसी अ, रचनाकार के ऊपर है, कृतिकार के ऊपर है, तो हम एक एक कृतियों को लेंगे, कृतियों का परिचय लिखेंगे। परिचय के उपरांत हम उस कृति का वैशिष्ट, प्रतिपाद्य, विशेषताएं उसमें निकालेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर काव्य शास्त्री कर रहे हैं तो फिर काव्य शास्त्र के भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों को निकालेंगे। दर्शन शास्त्री अध्ययन कर रहे हैं तो षड दर्शन के बारे में लिखेंगे। और अगर जैन दर्शन का, जिस दर्शन के विषय में आप कर रहे हैं, तो उसके तत्वों का प्रयोग किया जाएगा कि इसकी उत्पत्ति क्या है, वर्ण क्या है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसमें तत्व कितने होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, और वो मुक्ति की स्थिति क्या है, किसे मोक्ष मानते हैं, तब तब क्या है, साधना क्या है, तो ये दर्शन की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेंगे बिंदु। तो उनको बनाएंगे, तो हमें उन ग्रंथों का अध्ययन इसमें करना पड़ेगा। और उन ग्रंथों के अध्ययन से, अब देखिए जैसे मैंने इसमें वैशिष्ट निकाला कि आचार्य सुनील सागर जी ने भावना सारो ग्रंथ के लिखने में वार्षिक कितने ग्रंथों का प्रयोग किया, ये हमें उसको प्रामाणिक करके निकालना पड़ेगा। जहां जहां जिन जिन ग्रंथों का रेफरेंस मिलेगा वो, ये विशेषता है। निष्कर्ष ऐसे निकाले जाएंगे। निष्कर्ष को कैसे निकालेंगे? जब तक आप समग्र ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, पूरे ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप विशेषताओं को नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते। जैसे कि उन्होंने प्रयोग किया वार्ष अनुदेखा का, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का, भगवती आराधना, भाव प्राभृत, मोक्ष पाहुड़, प्रवचन सार, मूलाचार, रय अनुसार, अ, भाव संग्रह, पंचास्तिकाय, गोमट सार, कर्म कांड, इष्टोपदेश, अनंगार धर्म, अमृत ज्ञानार्णव, रत्न कणत्राप का चार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तत्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राज भारती, तत्वार्थ श्लोक भारती, समाधि तंत्र, भावना, द्वात्रिंशति का क्रिया कोश आदि ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया। फिर कहा कि दृष्टांत, दृष्टांतमक जो उन्होंने दृष्टांत दिए समझाने के लिए, वो बहुत विशिष्ट है, बोधगम्य है। तो ये बात हमने उसमें मुख्य पाई। तो जो आपने पाया, अब इसके हम अलंकार वैभव की बात करें, छंद वैभव, रस वैभव, शब्दों का सौष्ठवन, भाषा का सौष्ठव, उसकी सुगढ़ता, और तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें उनका वर्णन, किस छंद का प्रयोग किया है, ये सब वैशिष्ट में, रिसर्च पेपर की वैशिष्ट में चला जाता है। बस ये है, ये साहित्यिक रिसर्च पेपर है, इसीलिए हमने उसको इस प्रकृति का लिखा। अब हम अगर देखते हैं कि अगर हमें मान के चलो किसी अ, और रिसर्च पेपर की बात करनी है, तो वह रिसर्च पेपर को हम देख सकते हैं कि आप, अभी मैंने आपको दिखाया एक रिसर्च पेपर। इसके बाद अगर हम इसको दूसरी प्रकृति के रिसर्च पेपर की चर्चा करें, दूसरे प्रकार के रिसर्च पेपर की भी हम वार्ता कर सकते हैं कि हम्म, ये देखिएगा, इसमें मैंने देखो एंड नोट का प्रयोग किया है। आप लोगों को दिख रहा है ये स्क्रीन पर? इसमें मैंने देखो पूरे रेफरेंस जो लिए हैं वो एंड नोट के लिए है रिसर्च पेपर में। और ये जो मैंने आपको बताया था प्रयोग, वो थीसिस थीसिस पैटर्न है, ये रिसर्च पेपर पैटर्न है। इसमें क्या करना होता है, हमें पूरे के पूरे रेफरेंस नंबर लास्ट में देना होते हैं, इसको कहते हैं हम एंड नोट। तो ये एंड नोट पद्धति है। तो इस एंड नोट पद्धति में हमने ये चीज देखी कि इसमें एंड नोट में ऐसा करते हैं। तो ये रिसर्च पेपर में ये देखिएगा, ये पूरी प्रतिपाद्य दिया, विषय वस्तु दी, कितनी गाथा है, अधिकार वाइज जो भी है, कितने पेज की टीका है, कितने अधिकार है, ये सब हमने इसमें दे रखा है। तो इस प्रकार से हम रिसर्च पेपर को लिखें जिससे कि उसमें मात्रात्मकता आए, गुणात्मकता आए, और इसी प्रकार से आपको अपने थीसिस वर्क में भी कार्य करना है।
एंड थीसिस वर्क में आप काम करें तो आप या तो एंड नोट दें या फिर आप फुट नोट दें, जिस पद्धति से आप चलें। फिर इसके उपरांत हमें उन ग्रंथों की सूची बनाना पड़ती है थीसिस वर्क में। और फिर जिन ग्रंथों को हमने बनाया उनकी सांकेतिक सूची भी हमें तैयार करनी होती है, अल्फाबेटिकल आकार आदि क्रम से, ABCD क्रम से, हमें क्रम से उनकी एक सूची भी तैयार करना है। तो आप लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जिन ग्रंथों को आपने प्रयोग किया है उनकी एक सूची तैयार करें। वो संदर्भ ग्रंथ सूची आपके उपसंहार वाले चैप्टर में उसको लगाया जाएगा और उपसंहार वाले चैप्टर में वह रखी जाती है, जिससे आपका रिसर्च पेपर, रिसर्च जो है, रिसर्च वर्क जो है प्रामाणिक माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, या तो आप एंड नोट पद्धति का प्रयोग करें या फिर आप रिसर्च पेपर अगर आप लिखते हैं तो उसमें एंड नोट पद्धति का ही प्रयोग करें अधिकांश, क्योंकि अधिकांश अब आज की वर्तमान की पत्र पत्रिकाओं में एंड नोट का प्रचलन अधिक है। तो एंड नोट का ही प्रयोग करें, अंतिम रिसर्च पेपर के लास्ट में वो लिखें। भाई अगर जब आप रफली कार्य करते हैं तो भले ही आप वहीं के वहीं लिखते जाएं, लेकिन जब आप उसको फाइनलाइज में ले जाएं तो उसको एंड नोट को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से उसको लास्ट में लिखें। भाई आप जहां से मैटर लिख रहे हैं उसके नीचे ही लिख लें। अभी अगर आप कच्चे पर रफ वर्क कर रहे हैं तो उस पर नीचे ही लिख दें वहां। फिर उस रेफरेंस को उठा करके हम उसको एंड नोट में मर्ज लास्ट में कर दें। रिसर्च पेपर लिखते समय आप वहीं की वहीं लिखें, अगर आप रफ में लिखते हैं तब आप वहीं की वहीं लिखें। फिर जब आप उसको फाइनल करेंगे, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि हमने ये वहां से उठाया है और इसका ये है, तो उसके नीचे ही लिख दें। और अगर एक ही पेज पर 4 नोट आ रहे हैं तो उसको क्रमांक तरीके से नीचे के नीचे लिखते जाएं, फुट नोट पद्धति से। फिर जब हम रिसर्च पेपर में फाइनल करेंगे तो उसमें हम क्या करें, एंड नोट, उन फुट नोट्स को उठा करके टाइपिंग मोड में जब हम लिखाएंगे तो उनको हम व्यवस्थित तरीके से उनको एंड नोट पद्धति का उसमें प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमने ये जाना, समझा कि जो रिसर्च वर्क है, ये रिसर्च वर्क करने के लिए हमें बहुत आवश्यकता होती है। किस चीज की? जैसे हम आपको एक थीसिस दिखाते हैं तो आप थीसिस भी देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको थीसिस देखने से आपको एक बार समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ये देखिए, हम आपको बताते हैं, ये है थीसिस वर्क। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें थीसिस वर्क में एड नोट पद्धति का प्रयोग होता है। देखिए, ये जो बाग को उठाया, जहां से उठाया है उसका हमने यहाँ एंड नोट बनाया, इसको बनाया फुट नोट। तो इस थीसिस वर्क में हमें फुट नोट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो थीसिस वर्क में हमें करना क्या है, हम आपको बताते हैं। थीसिस वर्क, थीसिस, ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए, ये मैंने बादार्थी विचराम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, ये बाग का हमने अमुक बाग उठाया। अब इस अमुक वाक्य को उठाते समय हमने ये कहां से लिया, संदर्भ क्या है इसका, ये हमने पूरा दिया कि मेरी स्मृतियां गढ़नी ज्ञानमती, प्रकाशक कौन है, दिगंबर जैन, त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब देखें आप, अगर हम इसको देखते हैं तो अब इसमें हमने 2 नंबर रेफरेंस डाला। तो जहां हमने रेफरेंस लिया, जैसे ये यहाँ 1 नंबर आया इसी पेज का, इसी पेज को हमने कहाँ से उठाया, चार्य चंद्रिका नामक से, चंद्रामती जी, हारिका चंद्रामती जी। प्रकाशक कौन है, हसनापुर मेरठ से है। फिर ये ऐसे ही आप ये क्रम से देखिए, मेरी स्मृतियां गणनी गौरव गौरव ग्रंथ, गणनी ज्ञानमती गौरव ग्रंथ, मेरी स्मृतियां, ये पद्धति है थीसिस की। और जो पद्धति हमने आपको दिखाई थी वो पद्धति है किसकी, रिसर्च पेपर की। तो ये 2 प्रकार की पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों का आप प्रयोग अवश्य करें,
जिससे आपके रिसर्च पेपर और रिसर्च वर्क को करने में काफी सहायता मिलेगी और निश्चित ही आपका थीसिस वर्क बहुत जल्दी समय पर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने ये बात जानी कि रिसर्च वर्क में हमें प्राथमिक स्रोतों का ही अधिकांश उपयोग करना चाहिए और सेकेंडरी जो स्रोत हैं, द्वितीयक स्रोत हैं, उनका हम सहारा लें और मूल ग्रंथों का हम प्रयोग करें, मूल ग्रंथों का मूल रेफरेंस उसमें उपयोग करें। हाँ, जब कोई नहीं मिलता है रेफरेंस और आपको द्वितीयक स्रोत से मिल रहा है तो उसको द्वितीय स्रोत में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सहयोगी होगा, ये कक्षा आपके लिए बहुत सहयोगी होगी शोधार्थियों के लिए, और शोधार्थी इसको सुने और अपने शोधार्थी मित्रों तक भी पहुंचाए जानकारी। नमस्कार।